सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर HP एक्सक्लूसिव। और इस HP एक्सक्लूसिव में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम शुरुआत से ही ऐसा टॉपिक रहा है जो वास्तव में हर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के नस नस में खून में बसता है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम पूरे इंडिया के अंदर भी पॉपुलर है और हर बाहर की कंपनी चाहे अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, फ्लिपकार्ट, इन सब में भी जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के अंदर कुछ भी कर रहे हो, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या आप कोडिंग के फील्ड में अगर सीखना चाहते हो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हर चीज़ का एक रूट है, एक अंदर की इंटरनल सिस्टम है, एक इंटरनल कोडिंग एनवायरनमेंट है। ये कह सकते हो कि एक पावर है जो कि एक एनहेंस करती है आपके कोडिंग जर्नी को, एनहेंस करती है आपकी प्रोफाइल को, एनहेंस करती है आपकी कोडिंग प्रोफाइल को। इन सबको जो प्रोफाइल करने वाली चीज़ है वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम की डिमांड इतनी हाई है कि मैं यहाँ आने से पहले एक छोटी सी रिसर्च कर रहा था। तो जो सैलरी पैकेजेस हैं इंडिया के अंदर रिगार्डिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम वो रेंज करते हैं फ्रॉम 19 lakhs टू 50 lakhs तक, यानी 19 लाख से लेके 50 लाख तक आपका जो पैकेजेस है वो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक प्यारी बात है। और अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम आते हैं तो इन चीज़ के अंदर आपका बहुत बड़ा स्कोप हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी बूस्ट हो जाएगी। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अरीना वाइज चलते इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स को सीखने की कोशिश करेंगे एकदम अलग तरीके से। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी चीज़ आती है डेटा स्ट्रक्चर्स से कि एक्चुअली में डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली एक तरीका है या इन शॉर्ट कह सकते हो इट इज़ अ वे टू ऑर्गेनाइज डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज करना किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एक ऐसा तरीका है जिससे डेटा को कंप्यूटर के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे मैं उसको आसानी तरीके से यूज़ कर सकूं। अगर मैं आज आपको फोल्डर्स खोल के दिखाता हूँ, अगर कोई भी आप डायरेक्टरी खोलते हो तो उसमें व्यू ऑप्शन आता है, उसमें आता है कि सॉर्ट बाय इतना, आप सॉर्ट बाय असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एक ये भी ऑप्शन आता है कि आप अपनी साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो। तो हो क्या रहा है, उस डेटा का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, उसको ऑर्गेनाइज अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, जिससे मैं उसको यूज़ कर सकूँ। लिस्ट व्यू का यूज़ होगा तो मैं लिस्ट व्यू के अंदर उसको कर दूंगा, ग्रिड व्यू का यूज़ होगा तो मैं उसको ग्रिड व्यू में कर दूंगा। तो ऐसे ही क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स बनाई इसीलिए कहा क्योंकि हमारे पास डेटा एम्प्टीफुल है, हमारे पास डेटा हर जगह डेटा भरा हुआ है, लेकिन उस डेटा को ऑर्गेनाइज करने वाला भी चाहिए ना। अगर डेटा ही केवल इतना ज़्यादा हो गया तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका कंप्यूटर के अंदर जिससे हम उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकें वो है डेटा स्ट्रक्चर्स। अब डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर कॉमनली कुछ 6 ऑपरेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। पहला ऑपरेशन होता है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग यानी एक बार बस चक्कर काट के आना, यानी आप कह सकते हो ट्रैवर्स कर देना। यानी जैसे सपोज मेरे पास एक बस है, ठीक है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट काम चला लेना। ये मेरे पास एक बस है, अब मैं यहाँ पर आया और मेरे को सिर्फ ये देखना है कि इसमें पैसेंजर्स कितने बैठे, तो मैं अंदर गया, बस देखी, वापस बाहर आ गया। एक होता है सर्चिंग। सर्च मतलब ये होता है कि मैं एक पर्टिकुलर बंदे को ढूंढने गया। सपोज यहाँ पर कोई निकिता करके लड़की बैठी थी, मेरे को उसको ढूंढना था, तो मैं क्या गया कि यहाँ पर गया और इस बस के अंदर मैं निकिता नाम की लड़की को ढूंढने गया, सिर्फ गलत वे में नहीं लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, राइट, कि हो क्या रहा है। ट्रैवर्स करना यानी मैं किसी को सर्च नहीं कर रहा, ट्रैवर्स यानी मैं सिर्फ एक बार जाके वापस आ गया, यानी एक बार ट्रैवल करा उस जगह पे वो वापस आ गया, ठीक है। एक मैं उदयपुर जाता हूँ, एक मैं उदयपुर के अंदर एक जगह को ढूंढने जाता हूँ, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है, ट्रैवर्स करना यानी एक बार जाके आ जाना और सर्च करना यानी एक पर्टिकुलर चीज़ को ढूंढते हुए जाना, वो होता है सर्चिंग। अब इसमें तो थर्ड ऑपरेशन आता है, वो आता है इंसर्टिंग, यानी इंसर्ट करना, डेटा को डालना, यानी इस बस के अंदर किसी या किसी पैसेंजर को चढ़ाना, ठीक है। अगर मेरा दोस्त है तो उसको सीट मिल गई, आके यहाँ बैठ गया, तो ये एक इंसर्शन ऑपरेशन है। फिर आता है डिलीशन। डिलीशन यानी किसी का स्टॉप आ गया तो वो वहाँ से बाहर उतर गया, ये डिलीशन ऑपरेशन है। सॉर्टिंग यानी जो लोग ये कह सकते हैं अपन कि जिनके पास भी मोबाइल चार्जर्स हैं वो यहाँ आगे की तरफ बैठ जाओ, बिकॉज आगे की तरफ पोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो जिनके पास भी मोबाइल चार्जर्स थे वो आगे की जो जगह थी बस में वहाँ आके बैठ गए, और पीछे जगह वो लोग आके बैठ गए जिनके पास मोबाइल चार्जर नहीं थे। तो ये जो चीज़ थी ये सॉर्टिंग है, ठीक है, सॉर्ट करना। अब वो सॉर्ट किसी भी बेसिस पे हो सकता है, नॉर्मली असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर भी होता है, लेकिन सॉर्टिंग अलग अलग तरीके के ऊपर भी होते हैं, हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे वो चीज़। अब बात करें मर्ज के ऊपर, मर्ज करना यानी जोड़ना। कभी ऐसा होता है कि सपोज ये एक बस है, एक और बस आई, इस बस का टायर पंचर हो गया तो यहाँ के स्टूडेंट्स इस बस में जाके बैठ गए। भाई नॉर्मली होता था, जब हम स्कूल वगैरह जाते थे तो ये चीज़ें होती थी।
तो ये कुछ 6 ऑपरेशंस है जो आप करने वाले हो डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, और इसको सबसे आसान तरीके से याद करना, यानी ये बस का एग्जांपल ध्यान रखना। सबसे पहले हम बस के अंदर गए, ट्रेवर्स कर गए, फिर हमने निकिता को ढूंढा, सर्च किया, फिर हमने मेरे दोस्त को बस के अंदर चढ़ाया, फिर स्टॉप आने पे मेरा दोस्त उतर गया, यानी डिलीशन हो गया। फिर हमने जो मोबाइल चार्जर्स थे वो आगे की तरफ थे, तो उसके हिसाब से हमने सॉर्ट किया, और एट द एंड एक दूसरी बस आई, उसका टायर पंचर हो गया, तो इस बस के अंदर हमने उस पैसेंजर्स को या जो भी वहाँ स्टूडेंट्स थे उनको हमने जगह दे दी। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा जो ऑपरेशंस डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर होते हैं। अब बात करते हैं आगे, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। अब किसी भी डेटा स्ट्रक्चर्स को क्लासीफाई किया जाता है दो के अंदर, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। बात की जाए प्रिमिटिव की, तो प्रिमिटिव यानी वो डेटा स्ट्रक्चर जो खुद में ही परिपूर्ण है। अगर कोई कोडिंग बैकग्राउंड का है और अगर नहीं भी है, तो अगर मैं बोलूं अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स किससे मिलके बनते हैं? आज ए है तो ए किससे मिलके बना हुआ है? 1 किससे मिलके बना हुआ है? ठीक है, जो हमारा एक और ले सकता हूं कि भाई 1.0 किससे मिलके बना हुआ है? अब इनके पीछे कोई एलिमेंट्री चीज नहीं है, 1 1 है, ए है, ठीक है। तो ऐसे डेटा जो अपने आप में पूरे हैं, अपने आप में एक अलग डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका प्रिमिटिव है। यानी डेटा टाइप भी नहीं कहना चाहिए मेरे को ये कहना चाहिए कि वो डेटा कह सकते हो जिनको आगे यानी तोड़ा नहीं जा सकता, किसी का कलेक्शन नहीं है, वो खुद ही अपने आप में एक है, सिंबल है, ठीक है। वो सारे डेटा टाइप होते हैं प्रिमिटिव। एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, आज सपोज मैंने 1 लिया और 1 की एक मैंने लिस्ट बना दी, यानी अब मैंने क्या किया, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज करके एक नया डेटा टाइप को बनाया, वो मेरा हो गया लिस्ट। उन तरह के डेटा टाइप्स जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को मिलके बनते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स और सेकंड आता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वो जो अपने आप में ही पूरे हैं, चाहे वो इंटीजर हो गया, अल्फाबेट्स हो गया, फ्लोट हो गया, पॉइंटर हो गया, ये अपने आप में ही पूरे हैं, ठीक है। और एक होता है नॉन प्रिमिटिव जो कि प्रिमिटिव को यूज करके बनाए जाते हैं। इनमें आता है लिस्ट, एरे, फाइल्स। अब लिस्ट को भी आगे तोड़ा जाता है दो के अंदर, लीनियर लिस्ट एंड नॉन लीनियर लिस्ट। अब ये पूरा चक्कर जो डीएसए का है ना, ये इनके ऊपर ही घूमता है। ये जो चीजें आपके सामने लिखी हुई है ना, एरे, लिस्ट, इनके ऊपर ही घूमता है। लिस्ट के अंदर भी 2 क्लासिफिकेशन है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। अब लीनियर लिस्ट के अंदर वो लिस्ट आती है जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। जैसे अगर मैं बात करूँ लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट इस तरीके से दिखती है। आप जिन लोगों को लिंक नहीं पता वो थोड़ा सा इसको सहन करना, और जिनको पता है उनके लिए मैं समझा रहा हूँ ये चीज़, इनको आसानी से समझ में आ जाए। तो लिंक लिस्ट क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, एक लाइन में। आज ऐसा नहीं है कि ये लिंक लिस्ट यहाँ कनेक्ट हुई हुई है, ये लिंक लिस्ट एकदम से यहाँ कनेक्ट हुई हुई है, ऐसा नहीं है। ये एक लीनियर में कनेक्टेड है। देखो, एक लीनियर ऑर्डर में ये चीज़ कनेक्टेड है, ठीक है, एक सीधी लाइन में ये चीज़ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और ये लिंक लिस्ट क्या है, स्टैक्स भी यही तरह है। स्टैक्स भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है। ट्री हमारा नॉन लीनियर है। ग्राफ भी हमारा नॉन लीनियर है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। यानी जो सीधा डेटा टाइप्स है, लीनियर डेटा टाइप्स है, उसके अंदर आपके आते हैं 3, स्टैक्स, क्यू, लिंक लिस्ट। और अगर मैं बात करूं नॉन लीनियर डेटा टाइप्स और उसकी बात करूं, तो उसमें आता है ट्री एंड ग्राफ्स। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी और अब समझ में आ भी चुकी होगी। तो हम आगे मूव करते हैं। अब देखो, मैंने इनकी थोड़ा डेफिनेशन फॉर्म में लिखा हुआ है कि देखो, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जो प्राइमरी डेटा हमारे पास टाइप्स हैं, जो बेसिक प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं, ये हमारे पास प्रिमिटिव है। जैसे कैरेक्टर है, इंटीजर्स है, ये किससे मिलके नहीं बने हुए, ये अपने आप में पूरे हैं। तो ये क्या है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स जो कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स को मिलके बनते हैं। यानी डेटा स्ट्रक्चर्स जो कि डिराइव होते हैं किसमें से, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स में से, वो होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। अब अगर मैं आगे बात करूँ लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में, तो लीनियर वो होते हैं जिसमें एलिमेंट्स को लीनियर फैशन में अरेंज किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट्स थे, इनको मैंने लीनियर फॉर्म में अरेंज कर दिया, तो ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स बन गया। एक ऐसे एलिमेंट जिसको लीनियर फॉर्म में स्टोर नहीं किया, जैसे सपोज 3 यहाँ लिखा हुआ है, 4 यहाँ लिखा हुआ है, 5 यहाँ लिखा हुआ है, और अगर मैं कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो ये एक लाइन में नहीं बन रहे हैं, ये अलग अलग नोड्स हैं और ये उनको जोड़ने वाले डायरेक्टेड एरोज हैं, ठीक है। तो ऐसा आप ये कह सकते हो कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स वो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो लीनियर फैशन में अरेंज नहीं है। लेकिन जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये वो डेटा स्ट्रक्चर्स है जिसमें एलिमेंट्स लीनियर फैशन में अरेंज है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब चलते हैं आगे, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम होता क्या है? एल्गोरिदम किसी भी चीज़ को बनाने का प्रोसीजर, ठीक है। जैसे सपोज मेरे को चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक बर्तन लूँगा, उस बर्तन में कुछ अमाउंट ऑफ पानी डालूंगा और फिर मैं उसको क्या करूँगा, हीट करूँगा। और उसको हीट करने के बाद जैसे ही वो गर्म होगा, मैं उसमें कुछ अमाउंट ऑफ शुगर मिलाऊंगा, फिर उसमें मैं कुछ अमाउंट ऑफ चाय पत्ती मिलाऊंगा, ठीक है। और एट द एंड में उसके अंदर आके
जब ये अच्छा पक जाएगा तो मैं इसके अंदर जिंजर भी मिला सकता हूँ, इसके अंदर मैं टी मसाला भी ऐड कर सकता हूँ और एट द एंड में इसके अंदर मिला दूंगा दूध। तो ये जो मैंने किया वो क्या किया, ये एक प्रोसीजर था किसको बनाने का, चाय बनाने का। अगर आपको मैगी बनानी है तो उसके लिए भी प्रोसीजर है, तो वो एक एल्गोरिदम हो गया, यानी प्रोसीजरल मेथड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो जो स्टेप्स ले रहे हो, जो एक प्रोसीजर ले लो, जो स्टेप्स ले रहे हो, वो आपका एल्गोरिदम है इन अ सिंपल वे। और ये बेसिकली क्या होते हैं, एक फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसी भी टास्क को करने के लिए। आज मेरे पास अगर कोई भी टास्क है तो उसको करने के लिए जो फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो ही एल्गोरिदम है और कुछ नहीं। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट चीज़ की, जो कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि एक एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, यानी एक एल्गोरिदम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो एक एल्गोरिदम के अंदर सबसे पहली जो चीज़ होनी चाहिए वो होना चाहिए इनपुट, यानी यूज़र से कोई ना कोई इनपुट आना चाहिए कि जैसे सपोज कोई चीज़ मैं मिक्स कर रहा हूँ, यूज़र से कुछ चीज़ मांग रहा हूँ, तो इनपुट होना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड चीज़ एल्गोरिदम में होनी चाहिए वो होती है आउटपुट, यानी जो मैं इनपुट दे रहा हूँ उसका कुछ ना कुछ आउटपुट मेरे को मिलना चाहिए। फिर एक होनी चाहिए डिफाइडनेस, यानी जो एल्गोरिदम के अंदर जो भी स्टेप्स है, डिफाइडनेस का मतलब ये होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस जो एल्गोरिदम में है, डिफाइडनेस का मतलब ये होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस एल्गोरिदम में दिए हुए हैं वो क्लियर हो और अनएम्बिग्यूज हो। यानी जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, जैसे अगर मैं चाय बनाने के लिए मैंने आपको जो स्टेप्स बताया कि चाय पत्ती डालो वो डालो, अगर मैं आपको उसमें कंफ्यूज कर दूं कि चाय पत्ती डालनी है और है ना गलती से क्या हुआ, मैंने गलती से चाय पत्ती बड़ी छोटी में से कौन सी डालनी है एक मेंशन ही करना भूल गया, तो ये एक एम्बिगुअस चीज़ बन गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको मेंशन कर दूं तो कि छोटी चाय पत्ती डालनी है, जो छोटी वाली आती है वो डालनी है, तो वो क्या है, वो एक अनएम्बिगुअस चीज़ हो गई। यानी जो भी डिफाइनाइटनेस का मतलब ये होता है कि जो भी आपके स्टेप्स है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड हो, प्रॉपर्ली क्लियर हो और एम्बिगुअस हो। ये आई थिंक आपको चीज़ समझ में आ चुकी होगी। फिर आती है इफेक्टिवनेस। अब एक एल्गोरिदम की इफेक्टिवनेस कब होती है, एक एल्गोरिदम जो होती है वो इफेक्टिव तब होता है जब उस स्टेप्स को एक ऐसा बंदा भी परफॉर्म कर दे जिसको वो चीज़ नहीं आती है। यानी तो सपोज अगर है ना, ये जो मैंने एक बुक बनाई थी, जैसे अभी मैंने आपको चाय बनाना सिखाया, उसकी मैंने एक बुक बना दी और इस बुक का मैंने नाम दे दिया T/HP। अब ये बुक है, इसमें सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब एक बंदा है, जैसे सपोज अगर मेरा कोई भाई आ गया, इसको चाय बनानी नहीं आती और मैंने इसको ये बुक दे दी कि भाई ये बुक मैंने तेरे को दे दी है, अब तू चाय बना ले। अब अगर वो उस बुक को यूज़ करके प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से चाय बना देता है तो मेरा जो एल्गोरिदम है वो एक इफेक्टिव एल्गोरिदम है। और अगर वो नहीं बना पाता उस चीज़ को यूज़ करके, उन स्टेप्स को प्रॉपर्ली यूज़ करके, अगर वो प्रॉपर्ली अच्छी चाय नहीं बना पा रहा, मेरे जैसी अगर नहीं बना सकता उस चीज़ को यूज़ करके, तो मेरा एल्गोरिदम अनइफेक्टिव है। तो मेरा एल्गोरिदम हमेशा इफेक्टिव होना चाहिए जिसको वो बंदा भी वो चीज़ काम कर सके जो इसको करना नहीं आता। फाइनाइटनेस का मतलब ये होता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप जो मेरा एल्गोरिदम है वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं उसमें लिखता जाऊँ इतने सारे स्टेप्स लिख दूँ जो कभी खत्म ही नहीं हो रहे। जैसे कि रिकर्सिव प्रोग्राम है तो रिकर्सिव प्रोग्राम का भी प्रॉपर टर्मिनेशन होना चाहिए। रिकर्सिव यानी फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, यानी एक फंक्शन अपने आप को ये फंक्शन के अंदर ही बुला रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है रिकर्सिव, यानी एक ही चीज़ को बार बार एक लूप में चलना बार बार, जो टर्मिनेट ही कभी नहीं हो रही। अगर मेरा कोई ऐसा एल्गोरिदम है जो कभी स्टॉप ही नहीं हो रहा तो वो एक अनइफेक्टिव और एक बेकार एल्गोरिदम है। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपके पास इनपुट होना चाहिए जो आप डालने वाले हो, फिर आपको पता होना चाहिए आउटपुट जो कि आने वाला है, फिर आपका एल्गोरिदम होना चाहिए वो डिफाइनाइटनेस को फॉलो करना चाहिए, यानी डिफाइंड और अनएम्बिगुअस होना चाहिए। चौथा जो स्टेप है वो इफेक्टिव होना चाहिए, प्रॉपर्ली जो एग्जीक्यूट कर सके स्टेप्स को बिना किसी सप्लाइड इंटेलिजेंस के। फाइनाइट होना चाहिए, यानी प्रॉपर्ली टर्मिनेट हो जाए, जहां पर उसकी स्टेट्स जो फाइनाइट स्टेट्स खत्म हो जाए वह प्रॉपर्ली टर्मिनेट हो जाना चाहिए। बेसिक एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। अब अगर मैं बात करूँ एक एल्गोरिदम की, तो एल्गोरिदम 2 तरह के होते हैं। पहला होता है इटरेटिव एल्गोरिदम्स और एक होता है रिकर्सिव एल्गोरिदम। जो इटरेटिव एल्गोरिदम्स होते हैं इसमें 2 चीज़ों का यूज़ किया जाता है, वो है लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मैं सपोज करके चल रहा हूँ कि आपको इनका भी बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा। लूप्स यानी ये होता है कि ऐसा प्रोग्राम, ठीक है, जैसे एक ऐसा प्रोग्राम जो कि क्या करे, बार बार चलता रहे, ठीक है, एक लूप में घूमता रहे। जैसे बार बार 1 2 3 मैंने लिखा, 1 2 3 4 लिख दिया और इसको मैंने एक लूप में लगा दिया, तो बार बार 1 2 3 4 1 2 3 4 लिखता जा रहा है। तो ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है 1 2 3 4 प्रिंट कराने का, जो कि बार बार एक लूप में प्रिंट करता जा रहा है, क्योंकि मैंने इसमें कंडीशन डाली ही नहीं, तो वो लिखता जा रहा है। और मैंने इसको कंडीशन डाली कि भाई जब तू 1 2 3 4 50 बार लिख देगा तब तू बंद कर देना। तो ऐसे एल्गोरिदम को जो लूप के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे को हमें इटरेटिव एल्गोरिदम्स बोलते हैं। और इसके अंदर कंडीशन स्टेटमेंट कब आई, क्योंकि मैंने इसमें कंडीशन डाल दी कि 50 बार चलने के बाद ये बंद होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है वो क्या इटरेटिव एल्गोरिदम में आती है। रिकर्सिव एल्गोरिदम में यूज होती है डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी।
डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी क्या होती है कि एक बड़ी प्रॉब्लम को लिया जाता है, रिकर्सिव, मैं आपको रिकर्सिव एल्गोरिथम के बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे इसमें क्या किया जाता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लिया जाता है, जैसे ऐसे एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को तोड़ा जाता है सब पार्ट्स में, और सब पार्ट्स में तोड़ने के बाद इन सब पार्ट्स के ऊपर एल्गोरिथम लगाया जाता है। इस स्ट्रेटेजी को हम बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी। यानी कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उस बड़ी प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं स्मॉल स्टेप्स के अंदर, और फिर उसके ऊपर हम लगाते हैं एल्गोरिथम। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं रिकर्सिव, यानी एक बड़ी प्रॉब्लम को तोड़ना छोटी प्रॉब्लम में, फिर उसके ऊपर हमें एल्गोरिथम्स लगाना। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। अब किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो दो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। यानी कोई भी एल्गोरिथम कितना सक्सेसफुल है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली जो चीज़ है वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और सेकेंड जो चीज़ है वो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कितना ले रहा है आपका एल्गोरिथम रन होने में, और वो डिपेंड किस पे करता है, उसके स्टेप्स पे। अब याद देखो, टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी एनालिसिस का मतलब ही यही है कि टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब देखो, एक एल्गोरिथम बनाया गया, सपोज आपके फोन में आपने एक गेम है, सपोज कोई गेम का पर्टिकुलर मैं नाम XYZ गेम का नाम ले रहा हूँ, तो वो जो गेम है, ठीक है, उस गेम की जो साइज है वो सपोज 3 GB है, तो क्या आप उसको इंस्टॉल करोगे? अगर आपके पास नेट अनलिमिटेड है तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आपके फ़ोन में इतनी जगह ना हो तो 3 GB का गेम जो कि बाद में डाउनलोड होने के बाद कम से कम 6 GB लेगा आपके फ़ोन में, तो आप उसको डाउनलोड नहीं करोगे, बिकॉज वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म पे खड़ा नहीं उतर रहा है, यानी वो स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो हमें एक ऐसा एल्गोरिथम लिखना है जिससे वो स्पेस कम से कम ले। बात करें नेक्स्ट की, जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब आपने गेम तो डाउनलोड कर लिया, XYZ गेम डाउनलोड तो कर लिया आपने, लेकिन उस गेम को लोड होने में इतना टाइम लग गया कि आधे घंटे तक तो आप उसको खोल के ही बैठे हो, फिर जाके गेम स्टार्ट हुआ, तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म पे खड़ा नहीं उतर रहा। यानी वो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है एल्गोरिथम को रन करने में, उसके अंदर जो कोड किया हुआ है उसको रन करने में। तो किसी भी एल्गोरिथम को समझाने के लिए दो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और वो एक है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी देखो, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, मेजर होता है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल से भी समझा दिया, टाइम और स्पेस का जो मैं बोला वही यहाँ लिखा हुआ है, टाइम और स्पेस का जो मेजर होता है, ठीक है। एक एल्गोरिथम में कितना टाइम लग रहा है और कितनी स्पेस कंज्यूम कर रहा है, उसका मेजर कॉम्प्लेक्सिटी होती है। कॉम्प्लेक्सिटी दो तरह की होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और एक्चुअली इसको ही कम और ज़्यादा करने के लिए हमारे पास आते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके। आज मेरे पास एरे था तो मुझसे सॉल्व कर सकता था, लेकिन लिंक लिस्ट क्यों बनी? क्योंकि एरे में कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे जो लिंक लिस्ट के अंदर मैंने फिक्स कर दिए, इसलिए लिंक लिस्ट बनी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है कि टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू रन टू इट्स कंप्लीशन, यानी एक एल्गोरिथम को रन होने में कितना समय लग रहा है, और उसका जो मेजर होता है उसको हम बोलते हैं काउंट। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मेजर होता है वो क्या होता है? काउंट। और वो कैसा आता है? नंबर ऑफ फंक्शन। अब एक बात बताओ कि सपोज मैं बोलता हूँ कि जाके है ना एक बेकरी से केक लेके आना है, ठीक है, एक बढ़िया सा केक लेके आना है बेकरी से। तो आप बेकरी जाओगे तो वहाँ जाने से पहले आप क्या करोगे? गाड़ी स्टार्ट करोगे, जाओगे, रास्ते में ट्रैफिक होगा, तो उस केक लाने के अंदर जो आपने प्रोसेस फॉलो किया, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि टाइम कितना लगा, तो आप क्या बोलोगे? यार वो ट्रैफिक में फंस गया। यानी आप टाइम कैलकुलेट कैसे कर रहे हो? आप टाइम कैलकुलेट कर रहे हो उस एल्गोरिथम के स्टेप्स के ऊपर, उस प्रोसेस के जो आपने काम किया है उसके स्टेप्स के ऊपर। तो काउंट बेसिकली क्या करता है, एक एल्गोरिथम ने क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किए उसका काउंट रखता है, ठीक है, वो काउंट होता है, वो मेजर एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मेजर है। यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गई टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू रन टू इट्स कंप्लीशन, ये हो जाता है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होता है कि द स्पेस मेजर्ड बाय एन प्रोग्राम, यानी एक स्पेस टेकन बाय द प्रोग्राम। जैसे मैं आपको बताया गेम आपने 3 GB का डाउनलोड किया, वो 6 GB तक एक्सपेंड हो गया, तो ये जो है ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म पे खड़ा नहीं उतर रहा है। तो ये होता है आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और इसके अंदर नॉर्मली एक टर्म आती है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर मैं बताना भूल गया, वो होती है वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसी एल्गोरिथम के लिए कैसे आप उसको बेस्ट तैयार कर सकते हो, तो आप क्या बोलेंगे कि यार ये देख लेते हैं कि सबसे वर्स्ट ये कितना टाइम लेता है। जैसे सपोज अगर मैं सारी कंडीशन डाल देता हूँ, सारी प्रॉब्लम्स इस एल्गोरिथम पे डाल देता हूँ, तो सपोज वो एल्गोरिथम मेरा 5 घंटे ले रहा है, तो मेरा जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगा उसका 5 घंटे का। यानी मेरा एल्गोरिथम जो सबसे गंदा टाइम लेता है वो लेता है 5 घंटे का रन होने में। तो ये चीज़ तो पता हो गई कि भाई 5 घंटे ले रहा है, तो अब मेरे को उसी को ही क्या करना है? कम करना है। तो हम किसको नॉर्मली मेजर करते हैं? नॉर्मली हम मेजर करते हैं वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को किसी भी एल्गोरिथम की, जिससे हम उसको क्या कर सकें? फिक्स कर सकें। तो ये आता है हमारा कंसेप्ट कॉम्प्लेक्सिटी का। अब हमारे पास जो 3 तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो 3 चीज़ें होती है वो बता देता हूँ आपको। कोई भी एल्गोरिथम की 3 केसेस जो होते हैं, सबसे पहले होता है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन टू सॉल्व अ
पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। मैं मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मैक्सिमम स्टेप्स अगर मैंने ले लिए हैं तो वो हो जाता है वर्स्ट केस। अगर मैंने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एवरेज स्टेप्स लिए हैं तो वो हो जाता है एवरेज केस, और अगर मैंने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिनिमम स्टेप्स लिए हैं तो वो हो जाता है मेरा बेस्ट केस। बस तो यही चीज़ है, और क्या। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक पॉलिनोमियल की उसकी डिग्री के बराबर होती है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अगर मैं पूछूँ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 2, बिकॉज अगर मैं प्लस में x+3 भी करता हूँ, अगर ये पूरा पॉलिनोमियल है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि एक पॉलिनोमियल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, उसकी हाईएस्ट डिग्री, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 थी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 हो जाएगी। तो ये बेसिक मैंने आपको कुछ बताया। अब आता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन मतलब क्या होता है, ये बताता है कि एक एल्गोरिदम को रिमेनिंग टाइम कितना है, मतलब रनिंग टाइम बेसिकली क्या है, एक एल्गोरिदम को रन होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, वो आपका एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता है। इसमें बेसिकली 3 तरह से इसको मेजर किया जाता है। पहला आपका होता है बिग ओ, दूसरा होता है ओमेगा, और एक होता है थीटा। जो बिग ओ होता है इसको बोलते हैं अपर बॉन्ड। जैसे आप यहाँ ग्राफ देख सकते हो, ये टाइम दिया हुआ है और ये एक अपर बॉन्ड मेरे पास कर्व दिया हुआ है GN। तो GN को जो मेरा GN था, सॉरी फॉर द ग्लिच, सो जो GN मेरा है, ठीक है, बिग ओ नोटेशन कब कहलाएगा, ये बेसिकली होता है लॉन्गेस्ट टाइम एल्गोरिथम फॉर इट टेक टू इज कंप्लीशन। यानी एक एल्गोरिथम ने कितना ज़्यादा, जो सबसे बड़ा टाइम एक एल्गोरिथम ने लिया है वो क्या होता है, बिग ओ नोटेशन। और जो सबसे कम टाइम लिया है वो होता है ओमेगा नोटेशन, और जो एवरेज टाइम लिया है तो वो होता है थीटा नोटेशन। तो यहाँ ग्राफ दिए हुए हैं, इसमें देखो अपर बॉन्ड कर्व है। अपर बॉन्ड कर्व बेसिकली होता है हमेशा बिग ओ का। जो हमारा ओमेगा होता है, जो ओमेगा नोटेशन है उसका सबसे लोअर वाला कर्व होता है वो है ये, बिकॉज इसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लिया है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम लिया गया है, ठीक है। और एक हमारा होता है थीटा नोटेशन जो कि बीच का कर्व होता है, जो कि एफएक्स है हमारा, बिकॉज इसने एवरेज टाइम लिया है एक एल्गोरिथम को रन होने में। यही है बिग ओ नोटेशन क्या लेता है, मैक्सिमम टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू रन। ये नॉर्मली अपर बाउंड है, यहाँ ये अपर बाउंड यानी अपर वाला कर्व। जो हमारा सेकेंड जो चीज़ है वो आती है हमारे ओमेगा, जो होता है हमारा मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, सबसे कम अमाउंट ऑफ टाइम जो लिया है वो हमारा होता है ओमेगा नोटेशन, और ये आता है लोअर बाउंड। और एक हमारा होता है थीटा नोटेशन जो कि आता है एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम, जो कि हमारा होता है बीच वाला। और यहाँ मैंने नीचे क्लियरली मेंशन किया है एफएक्स जो बीच वाला है, एफएक्स हमारा थीटा नोटेशन है, ओमेगा नोटेशन हमारा कौन सा लोअर वाला। तो जो हमारा नीचे ये वाला है इसको हमने क्या दे दिया है, ओमेगा नोटेशन। और जो हमारा GN है ऊपर, इसको हमने क्या दिया है, बिग ओ नोटेशन, बिकॉज ये अपर बाउंड है, ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। ये हमारा जो क्या कहते हैं उसको सबसे लोएस्ट टाइम ले रहा है, और ये हमारा एवरेज टाइम ले रहा है। तो आई थिंक अब क्लियर हो चुका होगा। अब आता है जो नेक्स्ट वो एरे। तो एरे एक्चुअली में क्या होता है, तो एरे एक एरे बेसिकली क्या कह सकते हो, कलेक्शन है एलिमेंट्स का जिसका डेटा टाइप क्या हो, सेम हो। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम डेटा टाइप्स। इसमें क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एक कॉमन नेम से रिप्रेजेंट, एक कॉमन नेम से कॉल किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप एरे नेम, लेंथ ऑफ एरे, ये एक एरे दिया हुआ है, ये रिप्रेजेंटेशन इसका दिया हुआ है। अब देखो इसको समझने के लिए और अच्छी तरीके से हम ट्राई करते हैं कोड के अंदर जाना। तो हम क्या करेंगे, VS कोड खोलेंगे फटाफट से बिना वेस्टिंग एनी टाइम, और एरे को बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि एरे एक्चुअली में कंसेप्ट क्या है। तो एरे आपके सामने कुछ, अभी आप इन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को मत देखो, अभी आप नॉर्मल एरे के ऊपर हम बात करेंगे। तो एरे में मैं आ चुका हूँ, यहाँ मैं एक फाइल बना लेता हूँ arr.c, ठीक है। अब जिन जिन लोगों को दिक्कत आती है कि भाई हम C को कैसे इंस्टॉल करें, तो उनके लिए जो चीज़ है वो ये है कि आप कुछ मत करो, इस साइट पे जाओ जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जाके आप सर्च करो MinGW, बिकॉज हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर्स रहेगा वो हम C के ऊपर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड जैसे ही करोगे तो आपका सेटअप गाइड खुलेगा, और इसको जब आप पूरा डाउनलोड कर लोगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। आपको करना ये रहेगा कि इसके अंदर कुछ इस तरीके का जब दिखे तो आपको जितने भी बॉक्सेस हैं इन सबको चेक करना है, फिर आपको इंस्टॉलेशन पे जाना है, फिर आपको क्लिक करना है अप्लाई चेंजेस पे। जैसे ही आप अप्लाई चेंजेस पे करोगे, सबसे पहले सारे चेक बॉक्स को टिक कर देना, फिर अप्लाई चेंजेस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका C प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको कुछ भी नहीं करना, फिर आपको एनवायरमेंटल वेरिएबल्स के अंदर जाके, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में जाके पाथ के अंदर जाके आपको MinGW का यहाँ पर पाथ ऐड करना पड़ेगा। न्यू पाथ में जाके यहाँ जाकर पाथ ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको C में जाना है, जहाँ MinGW आपने इंस्टॉल किया वहाँ बिन में जाके यहाँ पर आपको काम करना है। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा जिससे आपको अच्छी तरीके से समझा दूँ। अब मैं बात करता हूँ एरे की क्या है। तो हम बेसिकली C कोड लिखते हैं,
तो मैंने यहाँ पर एक सी कोड लिख दिया, #include stdio.h, फिर मैंने एक int main रिटर्न 0। तो एक अगर मैं एरे बनाता हूँ, तो मैं एक इंटीजर टाइप अगर एरे बनाता हूँ तो int a RRR इक्वल टू, ठीक है। नॉर्मली मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, जैसे अगर मैं 5 का एरे बनाना चाहूँ तो मैंने ये 5 का एरे बना दिया। अब अगर मैं इसमें वैल्यू डालूंगा वो भी मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। तो एक ऐसे एरे बन चुका है, ये 5 का एक एरे बन गया, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया कि एरे बनता कैसे है। तो हमने किया क्या, पहले डेटा टाइप लिखा कि कैसा डेटा में कैसा एरे बनाना है। मैं चाहूँ तो कैरेक्टर एरे भी बना सकता था, मैं चाहता हूँ तो फ्लोट का भी एरे बना सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे में अलग अलग डेटा टाइप्स का क्या बना सकता हूँ, एरे बना सकता हूँ। तो हम वापस चलते हैं हमारे उस स्क्रीन पे। तो यहाँ मैंने क्या किया, सिंपल डेटा टाइप, एरे का नाम और लेंथ ऑफ एरे लिखने से आपका एरे बन जाता है, जैसे मैंने आपको भी बताया, ठीक है। और अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई रिप्रेजेंटेशन मेमोरी के अंदर क्या होता है एरे का, तो आपको ये डायग्राम याद रखना है। इसमें क्या सीन है कि देखो मेरा जो सिस्टम है, देखो अगर आपसे इंटरव्यू में भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए डीएसए के अंदर कि एक बात बताइए कि एरे के अंदर अगर मेरे पास ये एलिमेंट्स है 5 3 2 1 है और उसकी मेमोरी एलोकेशन स्टार्ट होती है 1000 से, तो अगला जो ये वाला पॉइंट है इसमें मैंने मेरा तो आंसर मैंने लिखा 1004, उस पर मेमोरी एलोकेशन कितना होगा। तो आपको ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि सर आप किस सिस्टम की बात कर रहे हो, आप 32 बिट के सिस्टम की बात कर रहे हो या आप 64 बिट के सिस्टम की बात कर रहे हो। अगर आप 32 बिट के सिस्टम की बात कर रहे हो तो अगर ये 1000 है तो इसका जो अगला होगा वो 1002 होगा और सिमिलरली 2 से इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, टिल लास्ट। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो 64 बिट की, तो 64 बिट के अंदर अगर ये 1000 है तो ये जो होगा ये होगा 1004, 4 की लेंथ से बढ़ेगा, बिकॉज एक इंटीजर की जो साइज होती है 32 बिट के अंदर वो होती है 2 बिट, ठीक है, वो 2 होती है। और अगर मैं बात करूं 64 बिट के अंदर तो वो 4 होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आती है टाइप्स ऑफ एरे, 1D एरे, 2D एरे। अब 1D एरे यानी जो मैंने नॉर्मल एरे बनाया, अब अगर मैं एक एरे बनाऊं उसमें यहाँ पर मैं कर देता हूं 2, तो ये मेरा एक 2D एरे बन चुका है। ये कैसा है मेरा एरे, 2D एरे। 2D एरे में क्या होती है, रोज और कॉलम्स, जो यहाँ सिंटेक्स में आप देख सकते हो, डेटा टाइप, एरे का नाम, रोज और कॉलम्स। 3D एरे में क्या होता है, 3D एरे के अंदर जो कलेक्शन होता है 2D एरेस का, ठीक है, ये मेरा 3D एरे बन सकता है जिसमें 2D एरे का कलेक्शन, जैसे अगर मैं ये कर देता हूँ तो ये मेरा एक 3D एरे बन गया। तो ऐसे आपका एरे बनता है। रिप्रेजेंटेशन, 2D एरे का रिप्रेजेंटेशन, तो मैंने आपको बोला लिखने का तरीका क्या था, एरे का नाम, ठीक है, उससे पहले आप उसका डेटा टाइप लिखोगे, फिर 2D एरे में रोज लिखोगे और फिर आप उसकी कॉलम्स लिखोगे। लिखने का बेसिक तरीका है। अब देखो एरे का रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके से किया जाता है, वो है रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर। रो मेजर ऑर्डर में जो एलिमेंट्स होते हैं वो रो वाइज स्टोर होते हैं, ठीक है। ये रो मेजर है जिसमें हमने क्या किया है, एलिमेंट्स को रो वाइज स्टोर किया है, ठीक है। और इसका जो एड्रेस कैलकुलेशन होती है वो ये फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है, B+W इंटू N ब्रैकेट के अंदर इंटू I-L1 J-L2। ये अब इसमें I और J क्या ये बता देता हूँ। I और J एलिमेंट का एड्रेस है, ठीक है। जैसे सपोज अगर मेरा एरे है, मैं बोलता हूँ कि भाई जो मेरा ये एरे है, ठीक है, इसकी एलोकेशन कितनी है, ठीक है, इसकी एलोकेशन कितनी है, इसमें मैंने कैरेक्टर स्टोर किया हुआ है तो इसकी एलोकेशन कितनी है। तो पहले मैंने बोला बेस एड्रेस, मैंने बोला सबसे पहले एरे स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मैंने कहा 1000 से स्टार्ट हुआ, मैंने कहा ठीक है। फिर आया वर्ड कितना है भाई, मेरी वर्ड साइज कितनी है, तो मैंने बोला 1 है बिकॉज एक कैरेक्टर ही है मेरे पास। फिर इनटू, अब n क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, UL-L2, ये फॉर्मूला है, इसके अंदर आपको डालना है और उसको डालने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। कॉलम मेजर में एलिमेंट्स को कॉलम वाइज स्टोर किया जाता है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम n, जैसे देख सकते हो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। और एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम अरेंज फर्स्ट, और उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट आएंगे। और रो मेजर के अंदर मैंने क्या बोला था, एलिमेंट्स को रो वाइज स्टोर किया जाएगा, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, ऐसे, ठीक है। इसका भी एड्रेस कैलकुलेशन का फॉर्मूला सेम है, बस एक फ़र्क है जो आपको ध्यान रखना है, वो है ये कि इसमें सिर्फ यहाँ पर m आ जाएगा। और अगर मैं कैलकुलेट करूँगा इसके अंदर रो मेजर, तो मैं m की जगह यहाँ n लिख दूंगा, सिर्फ इतना ही फ़र्क, इसे m और n का फ़र्क है और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं 3D एरे की कैलकुलेशन की बात करूँ तो इसका भी एक बड़ा सा फॉर्मूला दिया हुआ है,
जो कि ये है। पहले तो इसको लिखते कैसे हैं वो इसका तरीका दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको एड्रेस कैलकुलेशन करनी है 3D एरे की, तो आपको सबसे पहले लेंथ ऑफ एरे कैलकुलेट करना है, जो कि होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ठीक है। वो आपने कैलकुलेट किया, फिर आपको इफेक्टिव इंडेक्स की कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना है। मैंने यहाँ पर सारा मेंशन किया हुआ है, ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के साथ नीचे मिल जाएगी, इस नोट्स की पीडीएफ, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो और इसको समझ सकते हो। और लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास ये कह सकते हो कि एक एनी नंबर, मैंने कहा कि एक छोटा एक कोई भी नंबर n है मेरे पास, कोई भी नंबर n है मेरे पास, तो हाउ मैनी टाइम्स एक n को कितनी बार मैं 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, जिससे मेरे को जो मेरा नंबर मिले वो क्या हो, वो हो लेसर देन और इक्वल टू 1। ये होता है मेरा लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि अगर मेरे पास सपोज कोई नंबर n है और इसको मैं 2 से जब डिवाइड करता हूँ, जब मैं इसको किससे डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, और डिवाइड करने के बाद मेरे को क्या मिलता है, कोई भी नंबर मिलता है मेरे को, जो भी नंबर सपोज मेरे पास x नंबर मिलता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, वापस ढंग से सुनना, मैंने कहा कोई भी नंबर n है, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, और 2 से डिवाइड करने के बाद मेरे को जो भी नंबर x मिल रहा है उसकी जो चांसेस होगी, आप ये कह सकते हो कि वो टाइम जो लगेगा, यानी x जो मेरे को मिल रहा है वो क्या होना चाहिए, लेसर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। यानी हाउ मेनी टाइम्स, यानी कितनी बार, ये बेसिकली क्या काउंट है किसका, कितनी बार उस एलिमेंट को 2 से डिवाइड किया जाएगा जिससे मेरा जो आंसर मेरे को मिल रहा है, जो x मेरे को मिल रहा है, वो लेसर देन हो इक्वल टू 1 हो। यानी एक नंबर को 2 से कितनी बार डिवाइड किया जा रहा है जिससे जो मेरे को आंसर मिल रहा है वो लेसर देन और इक्वल टू 1 हो, उसको हम बोलते हैं लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बेसिक मतलब और इंट्रोडक्शन हो चुका है आपका डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जाएंगे थोड़ा और डिटेल में, हम मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स समझेंगे, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का कोड लिखने की कोशिश करेंगे, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन के बाद हम जाएंगे स्टैक्स के ऊपर, फिर देन क्यू, और क्यू के बाद लिंक लिस्ट, और ऐसे करके हम डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर करने वाले हैं। तो तैयार हो जाना इस जर्नी के अंदर। आपको वीडियोस अल्टरनेट डेज मिल जाएगी, आप इसको एक्सेस करना, इसको समझने की कोशिश करना डेटा स्ट्रक्चर्स को। टिल देन दिस इज हर्षवर्धन शाइनिंग ऑफ, आई सी यू इन द नेक्स्ट अरीना, ठीक है। सो बाय, हैव अ ग्रेट डे और see ya.